आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पहला नंबर चैप्टर है वह ऑलरेडी हम कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट पहला नंबर चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा नंबर चैप्टर, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग आय के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्र का आय क्या होता है, यानी कि आय किसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो बस यदि आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर को भली भांति समझ लें ताकि इस चैप्टर से संबंधित एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा ताकि एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और हम भी बहुत ही बारीकी से आपको समझा करके बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके सागर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लगभग इस चैप्टर से बहुत बार पूछे जा चुके हैं या फिर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्योंकि आपके किताब में जितने सारे भी क्वेश्चन हैं वह तो हम बताएंगे ही, सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि लगभग बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। यदि आप लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और उसमें देखेंगे तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह किसने कहा। यह वाला प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, यह किसने कहा था। तो रेगनर नर्क्स ने कहा था, ध्यान रखिएगा, रेगनर नर्क्स नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था। तो अभिजीत बनर्जी, ध्यान रखिएगा नाम आप लोग, अभिजीत बनर्जी। कुछ लोग पहले नंबर क्वेश्चन और दूसरे नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं कि दोनों तो क्वेश्चन एक ही है तो दोनों का आंसर भी एक ही होगा, लेकिन दोनों दो कथन है, दोनों दो व्यक्तियों के द्वारा बोला गया है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह रेगनर नर्क्स के द्वारा बोला गया है, और गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह अभिजीत बनर्जी के द्वारा बोला गया है। और यह जो अभिजीत बनर्जी हैं यह नोबेल पुरस्कार विजेता है, ध्यान रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझ गए। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सभी 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है। यानी कि हमारे इस पूरे भारत में जहां की 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहां सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ का है, ध्यान रखिएगा कहां का, चंडीगढ़ का। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की कुल जिलों में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय किस जिला की है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग शायद पहले से भी जानते होंगे, ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद लघु उत्तरीय बताएंगे और इसके बाद दीर्घ उत्तरीय भी बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहां का है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार के किस शहर का है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और सबसे कम है शिवहर का, ध्यान रखिएगा, पटना का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है और शिवहर का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक मंदी कब से कब तक रहा।
आर्थिक मंदी हमारे देश में कब से कब तक रहा? तो इसका जवाब होगा 1924 से 1933 ईस्वी तक। 1924 से 1933 ईस्वी तक आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि कुल 9 साल तक हमारे देश में आर्थिक मंदी रहा था। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है तथा इसकी मदद कौन करता है। यह वाला प्रश्न भी अधिकांश बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, यानी कि कौन इसका सर्वेक्षण करता है कि कहाँ का राष्ट्रीय आय कितना है और इस सर्वेक्षण में मदद कौन करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको कि CSO भी बोलते हैं। CSO का फुल फॉर्म हम आगे आपको बताएंगे, ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, या फिर होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन। दोनों मिल करके इसका आकलन करता है और मदद भी करता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब उसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहां पर एक पॉइंट और दिया गया है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VKRV राय के द्वारा 1925 से 1929 के बीच भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित रहा। यानी कि डॉक्टर VKR के द्वारा जो आंकड़ा निकाला गया राष्ट्रीय आय का, वह सबसे ज्यादा प्रचलित रहा था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इतना तो हम आपको कुछ जनरल क्वेश्चन बता दिए जो कि लगभग आपके परीक्षा में पूछा ही जाएगा। अब उसके बाद हम लोग सीधे किताब वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप लोग NCERT के इकोनॉमिक्स के बुक में देख लीजिएगा, या फिर BTBC का बुक जो बिहार बोर्ड में चलता है, उसके किताब में देख लीजिएगा। सही विकल्प चुने, सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सही विकल्प को चुन करके देखते हैं कि किसका कौन सा जवाब सही होगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। यहाँ पर 2008 और 2009 के अनुसार पूछा जा रहा है कि भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है। यानी कि भारत के हर एक व्यक्ति के पास औसत आय कितना है? 25,494। अब अगर आप लोग सोचते हैं इस प्रकार से कि कोई व्यक्ति के पास तो मंथली 25,000 आता भी नहीं है, तो फिर कैसे यहाँ पर 25,494 रुपया हो गया? तो इसका इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होता है। औसत आय इस प्रकार से निकाला जाता है। मान लिया जाए कि दो व्यक्तियों के बीच औसत आय निकालना है, तो एक व्यक्ति अगर 10,000 कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति अगर 50,000 कमा रहा है, ठीक है। अगर दोनों का औसत आय निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके और 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति है तो 10 जोड़ 50 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी कि यह दोनों का औसत आय कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो मायने यह नहीं रखता है कि कौन व्यक्ति कितना कमा रहा है। टोटल जितना राष्ट्रीय आय है उसमें कुल जनसंख्या से यदि हम लोग भाग दे देते हैं तो उतना हमारा राष्ट्रीय आय निकल करके आ जाता है। यानी कि हर एक व्यक्ति के पास उतना औसत आय है, यानी वह कमाता है उतना नहीं कमाता है, उसका मंथली कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यह वाला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, वह मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और हो सकता है कि आपके परीक्षा में भी पूछा जाए कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि 31 मार्च को मार्च का महीना खत्म हो जाता है, उसके बाद 1 अप्रैल आ जाता है। तो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है और 31 मार्च तक चलता है। ऐसे आप लोग जानते हैं कि वर्ष जनवरी में शुरू होता है 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक चलता है, लेकिन
लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहां पर बिहार के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। बिहार के बारे में हम आपको बता दिए कि बिहार में पटना शहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और शिवहर का सबसे कम है। लेकिन यहां पर भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है पूरे भारत भर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अभी हम आपको बताए कि बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, और यदि न्यूनतम पूछे तो शिवहर। दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार में पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और शिवहर जिला का सबसे कम है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है वह आर्थिक दृष्टिकोण से सहज है, वैज्ञानिक है और व्यावहारिक है, यानी कि यह तीनों है, सहज, वैज्ञानिक और व्यावहारिक। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग अपने किताब में देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि खाली स्थान को भरने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि जहां पर खाली स्थान है वहां पर पीले रंग से हम हाईलाइट कर दिए हैं ताकि ज्यादा आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बिहार की खाली स्थान प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। यहां पर खाली स्थान में क्या भराएगा, तो यहां पर खाली स्थान में 41.4 भरा जाएगा, यानी कि बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। यानी कि अगर 100 व्यक्ति बिहार में रह रहा है तो उसमें से 41.4 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल। अच्छा, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी यह भी पूछ देता है। यदि आप लोग जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ज़्यादा चैटिंग पर ध्यान देते हैं, तो उनसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ध्यान से पढ़िए। समय बहुत कम बच गया है और कम समय में आपको ज़्यादा नंबर लाना है, इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि उत्पादन, आय एवं खाली स्थान एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो व्यय भरा जाएगा, यानी कि उत्पादन, आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी स्पष्ट हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है कि ह्रास होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगा, जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से खाली स्थान की क्रिया पूरी होती है, यानी कि विकास की क्रिया पूरी होती है। तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की क्रिया पूरी होती है। तो खाली स्थान में विकास भरा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद 11.03% हो गया। यहाँ पर खाली स्थान में 11.03% भरा जाएगा। तो जितने सारे भी खाली स्थान वाले प्रश्न थे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न थे, वह कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि सही एवं गलत कथन की पहचान करें, यानी कि कौन सा कथन सही है तो सही के सामने सही का टिक लगाना है, और कौन सा कथन गलत है तो गलत के सामने गलत का टिक लगाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की शक्ति को मापती है। यह बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में, जैसे मान लिया जाए कि 1 वर्ष का हम समय मान लिए, तो 1 वर्ष
वर्ष के अंदर अर्थव्यवस्था कितना ज़्यादा बढ़ा, इसी चीज़ को तो राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो यह चीज़ बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग सही का साइन लगा देंगे। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है कि उत्पादन, आय, व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है। यह बात बिल्कुल गलत है। कभी भी उत्पादन, आय और व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर कह रहा है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। इस क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग भी जानते हैं कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वह अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है जबकि अमेरिका एक विकसित देश है। वहाँ पर औद्योगिक धंधे बहुत ज़्यादा, वहाँ पर बड़े बड़े कंपनी हैं, लेकिन भारत में इस चीज़ का भी अभाव है। इसलिए भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से कम है, न कि ज़्यादा है, इसलिए यह कथन गलत है, तो गलत का साइन लगाएंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यानी कि भारत में सन 1868 ईस्वी में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। समझिए कितना कम आय था उस समय, दादा भाई नौरोजी के अनुसार। आप लोग ध्यान रखिएगा, तो यह कथन सही है, तो सही का साइन लगाएंगे। अब उसके बाद पांचवा नंबर है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वह सर्वाधिक है। तो यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। तो यह कथन सही है, तो सही का साइन लगा देंगे। तो जहां पर भी सही का साइन लगा है और गलत का साइन लगा है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, इसी क्वेश्चन को ट्रांसफर करके बदल करके ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब उसके बाद जो चौथा नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, यह आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फुल फॉर्म हम आपको बताने वाले हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप लिखें। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म लिखेंगे। तो सबसे पहला है जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसका हिंदी होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यानी कि जीडीपी क्या है। ऐसे आप लोग जानते होंगे, भारत में कभी कभी यह पेपर में, न्यूज में आप लोग सुनते होंगे कि भारत का जीडीपी इतना है, ठीक है, आप लोग सुनते हैं। तो जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उसके बाद दूसरा है पीसीआई। तो पीसीआई कहने का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, कुछ लोग कैपिटल लिख देते हैं, तो इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन है एनएसएसओ। तो एनएसएसओ कहने का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद चौथा है सीएसओ। तो सीएसओ कहने का मतलब होगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप लोग थोड़ा सही से उच्चारण करिएगा, स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद पांचवा है जीएनपी। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद छठा है एनएनपी। तो एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, यह जितने सारे भी फुल फॉर्म हम आपको बता रहे हैं, इसमें से कुछ न कुछ जरूर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अब उसके बाद सातवां है एनआई। तो एनआई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, नेशनल इनकम। एनआई मतलब नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इनकम मतलब आय, यानी कि राष्ट्रीय आय। अब उसके बाद आठवां है ईडीआई। तो ईडीआई का फुल फॉर्म हम आपको नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि यह आपके होमवर्क के लिए है और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, और बीपीएल जो ऊपर में हम आपसे सवाल किए थे कि बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, उसे भी कमेंट में बताइए। और यहाँ पर ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे भी आप लोग कमेंट में बताइए। अब चाहे जैसे बताइए, आपको आता हो नहीं आता हो, अगर नहीं आता है तो गूगल सर्च करिए और गूगल सर्च करके बताइए, अपने किताब में देखिए, चाहे जहां से भी हो, ईडीआई का फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो चलिए यहां तक चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम आपको बहुत सारे फुल फॉर्म बताए और यह सारे फुल फॉर्म आपके परीक्षा के लिए, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सबको याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पर, जो कि कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न।
यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो 2 नंबर वाले प्रश्न आपके परीक्षा में हर हाल में पूछे जाएंगे। इसमें जितने सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताने वाले हैं, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं। चूंकि इस चैप्टर के शीर्षक का ही नाम है राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय, तो इसके में आय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जब शीर्षक में ही आय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर आय क्या होता है। तो आय किसे कहते हैं, यह लगभग परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पारिश्रमिक या जिसको कि वेतन बोलते हैं, यदि मिलता है, तो उसे ही हम लोग व्यक्ति की आय कहते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कोई शारीरिक और कोई मानसिक कार्य करता है। जैसे एक लेबर को आप लोग जानते हैं, मजदूर को जानते हैं कि वह शारीरिक काम करता है। लेकिन यदि एक ऑफिसर की बात कर लें, तो ऑफिसर जो होता है, जो सरकारी कर्मचारी होता है, या फिर जो कुछ भी काम करता है, जो ऑफिस में बैठ करके काम करता है, वह तो सिर्फ अपना दिमाग लगाता है, यानी कि मानसिक कार्य करता है। वह तो शरीर से यहाँ पर नहीं कर रहा है कि हल चला रहा है, कुदाल चला रहा है। तो जो मजदूर होता है वह शारीरिक काम करता है, लेकिन जो ऑफिसर होता है, जो ऑफिशियली रूप से काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, वह मानसिक कार्य करते हैं। तो चाहे शारीरिक काम किया जाए या फिर मानसिक काम किया जाए, यदि किसी भी प्रकार के काम करने से अगर बदले में वेतन मिल रहा है, अगर बदले में वेतन मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को ही हम लोग उस व्यक्ति की आय कहते हैं। जैसे आप लोग किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें मासिक वेतन देते होंगे, मंथली देते होंगे, 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया मंथली आप उनको देते हैं। तो उनका मंथली आय कितना होगा, टोटल को जोड़ करके वो निकाल सकते हैं कि उनका मंथली आय कितना है। यानी कि वह मानसिक कार्य कर रहे हैं, वह शारीरिक कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मानसिक कार्य भी कर रहे हैं, और उनके बदले में उनको वेतन मिल रहा है। इस काम के बदले में उनको वेतन मिल रहा है, तो इसी को हम लोग आय कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आय कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, या तो शारीरिक या तो मानसिक, चाहे किसी भी प्रकार का काम करें, और यदि उस काम को करने से हमें पारिश्रमिक मिल रहा है, हमें वेतन मिल रहा है, हमें रुपया पैसा मिल रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आय कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2008 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2005-06 में 6610 रुपये थी। यह वाला लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि 2008 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना थी, तो 25,494 रुपये, और 2005-06 ईस्वी में बिहार की प्रति व्यक्ति आए तो 6610 रुपये। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और वर्तमान बिहार की यदि बात किया जाए, यानी कि 2020-21 की बात किया जाए, तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 15,690 रुपया है। यानी कि 2005-06 से तुलना आप लोग करिए। 2005-06 कहने का मतलब कि 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6600 रुपया था, लेकिन 15 वर्ष के बाद 2020-21 में 15,690 रुपया हो गया। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और भी ज्यादा विस्तार से हम आपको आगे समझाएंगे। और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, यह भी हम आपको आगे समझाएंगे। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि आय किसे कहते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं और शॉर्टकट में जीडीपी बोलते हैं। अभी हम आपको फुल फॉर्म बता रहे थे जीडीपी का। तो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी देश में एक निश्चित वर्ष के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे देश भारत में एक वर्ष के अंतर्गत, जैसे हम 2020 मान लेते हैं, ठीक है, 2020 मान लेते हैं या फिर 2021 मान लेते हैं, तो एक वर्ष के अंतर्गत जितना भी वस्तु का उत्पादन हुआ या फिर सेवा का उत्पादन हुआ, सेवा कहने का मतलब कि जैसे कोई रेलवे का ड्राइवर है तो वह सेवा कर रहा है, कोई डॉक्टर है वह सेवा कर रहा है, कोई मास्टर है तो वह सेवा कर रहा है, कोई इंजीनियर है तो वह सेवा कर रहा है। यानी कि किसी भी देश में एक निश्चित वर्ष
के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित हुई और उसे ही हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग एक ही बार में समझ जाइएगा कि किसी भी देश में एक वर्ष के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें बाजार मूल्य और मौद्रिक मूल्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। यह वाला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो चलिए प्रति व्यक्ति आय तक आज हम बताते हैं और प्रति व्यक्ति आय के आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रति व्यक्ति आय क्या है इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि के तहत राष्ट्र की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका आकलन इस प्रकार से किया जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल वर्तमान जनसंख्या। जैसे मान लिया जाए, हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के यहां पर बताते हैं। राष्ट्रीय आय, मान लिया जाए कि राष्ट्रीय आय कितना है, राष्ट्रीय आय है 100 रुपया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के हम आपको बता रहे हैं। मान लिया जाए कि राष्ट्रीय आय कितना है, 100 रुपया है या फिर 1000 रुपया, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं जो एक्चुअल में देश का राष्ट्रीय आय होता है। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि देश का राष्ट्रीय आय 100 रुपया है और हम यहाँ पर मान रहे हैं कि देश की कुल जनसंख्या 10 है, यानी कि मान रहे हैं कि हमारे देश में कुल 10 लोग रहते हैं। तो 10 लोग में यहाँ पर डिवाइड करना है। जैसे कुल राष्ट्रीय आय कितना हो गया, 100 रुपया, और कुल जनसंख्या कितना हो गया, 10 रुपया। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दहा को 100 यानी कि 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ का प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, 10 रुपया। यानी कि इस देश में हर एक व्यक्ति के पास औसत आय कितना है, 10 रुपया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रति व्यक्ति आय निकालना अच्छे तरीके से जान गए होंगे। यहाँ पर फॉर्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि प्रति व्यक्ति आय के कारण ही व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षणिक एवं जीवन स्तर में सुधार होता है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है, 40,000 रुपया है। कोई व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है, 40,000 रुपया है। और कोई व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है, 10,000 रुपया है। कोई व्यक्ति का 10,000 रुपया है और कोई व्यक्ति का 40,000 रुपया है। तो जाहिर सी बात है कि यह 40,000 वाला ज़्यादा बढ़िया जीवन जिएगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर क्लास का लेवल होगा, उसका शैक्षणिक स्तर बढ़िया होगा, वह अपने बाल बच्चों को बढ़िया शिक्षा देगा, बढ़िया से उसका जीवन स्तर चलेगा। लेकिन जो 10,000 कमा रहा है वह मेंटेनेंस में चलेगा, यानी कि वह अपने आप में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके रहेगा कि हमारा तो भाई मासिक वेतन 10,000 है, हमको 10,000 में ही काम चलाना है। लेकिन जिसके पास 40,000 है वह 40,000 के अनुसार कर रहा है, यानी कि यह अपने बाल बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे सकता है, अच्छे इलाज करवा सकता है, अगर तबीयत खराब होता है तो जीवन स्तर अच्छे तरीके से कर सकता है, रहन सहन अच्छा होगा 10,000 रुपये वाले के मामले में। तो इसी को कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के कारण ही व्यक्ति की शारीरिक, शैक्षणिक एवं जीवन स्तर का पता चलता है या फिर जीवन स्तर में सुधार होता है। तो सब कुछ प्रति व्यक्ति आय ही कराता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि एक निश्चित समय अवधि के तहत राष्ट्र की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से, बस यहां पर जो फॉर्मूला है इससे आप लोग इसका पूरा परिभाषा निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से ही। कैसे? राष्ट्र की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो यह वाला क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और यहाँ के आगे जितने सारे भी शेष प्रश्न बच गए हैं सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। मुश्किल से 2 या 3 पार्ट में आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न का उत्तर बताए, सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को भली
भली भांति समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है या फिर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो 2 क्वेश्चन हम आपसे नीचे कमेंट करने के लिए बोले हैं उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक में आप लोग संकोच कर देते हैं, बिल्कुल फ्री है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप लोग समय से क्लास में नहीं जुड़ पाइएगा। आपके पास है एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे हम गेस्ट क्वेश्चन डालते रहते हैं, लाइव टेस्ट होते रहता है, क्लास चलता है, इसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। यदि चाहते हैं कि नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।